नमस्कार। आज की क्लास में हम जनरल साइंस का टॉपिक पोषक पदार्थ एवं पाचन तंत्र से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। ये टॉपिक आपका एनसीईआरटी बेस्ड है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको आज की क्लास में हल करवाए जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, कार्बोहाइड्रेट को पाचन के बाद किस रूप में अवशोषित किया जाता है। तो पाचन तंत्र जब पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें इस चीज की समझ होनी चाहिए कि पोषक पदार्थ जो हैं हम खा रहे हैं वो कितने प्रकार के हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, पोषक पदार्थ कुल 6 प्रकार के पोषक पदार्थ होते हैं। यदि इसमें जल को भी ऐड किया जाता है तो 7 प्रकार के पोषक पदार्थ हैं। सबसे पहला जो पोषक पदार्थ है हमारे भोजन में हम लेते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है ये अनाज और मीठी चीजों में पाया जाता है, यानी शर्करा में। दूसरा ध्यान रखना है, तेल घी वगैरह खाते हो उसमें क्या प्राप्त होता है, वसा। तीसरा पोषक पदार्थ आप खाते हैं प्रोटीन। दाल, अंडा, मांस या दूध, दही जो है उसमें क्या प्राप्त होता है, प्रोटीन। तो 3 पोषक पदार्थ तो ये हैं। इसके अलावा हमारे भोजन में जो पोषक पदार्थ है वो पाए जाते हैं खनिज लवण। 5वां पोषक पदार्थ है विटामिन। 6ठा पोषक पदार्थ है रेशे और 7वां पोषक पदार्थ है जल। यानी हमारे भोजन में पूछे जाएं तो कुल कितने पोषक पदार्थ हैं, 7 पोषक पदार्थ हैं। इन 7 पोषक पदार्थों को इस तरीके से डिवीजन किया गया है। 3 पोषक पदार्थ हमने इधर लिखे हैं और 4 पोषक पदार्थ इस साइड हैं। उसका कारण है ये जो इधर 3 लिखे हुए हैं, पाचन सिर्फ इन 3 का ही होता है। और पाचन भी ध्यान रखना है कि पाचन किसे कहते हैं। जटिल जो पोषक पदार्थ होते हैं उन्हें सरल अणु में बदलना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। तो हमारे भोजन में ये जो 3 पोषक पदार्थ जा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इनकी संरचना कैसी होती है, जटिल होती है। इनको सरल में बदलना क्या कहलाता है, पाचन। और पाचन के लिए किसकी जरूरत होती है, एंजाइम की, जो हमारे शरीर में ही बनते हैं। बिना एंजाइम के पाचन नहीं होता। और पाचन एक रासायनिक अभिक्रिया है और ये रासायनिक अभिक्रिया हमारे शरीर में चल रही है, जीवित शरीर में, यानी जैव रासायनिक अभिक्रिया है। और इस जैव रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का काम जो है कौन करते हैं, एंजाइम करते हैं। इसलिए एंजाइम को हमारे शरीर के जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं बायो कैटेलिस्ट। हमारे शरीर के बायो कैटेलिस्ट या जैव उत्प्रेरक किसको कहते हैं, एंजाइम को। अब ये इतनी बातें यहाँ लिखी हैं, उससे कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका बन गया कि पोषक पदार्थ कितने कितने पोषक पदार्थों का सेवन करते हैं, 7 प्रकार के पोषक पदार्थ। फिर उसके बाद में इनका जो डिवीजन किया है उससे कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। पाचन सिर्फ इन 3 का ही होता है, इधर वालों का पाचन नहीं होता। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से पोषक पदार्थ का पाचन नहीं होता। 3 ऑप्शन में तो आपको ये नाम दे रखे होंगे, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। और एक ऑप्शन में उनमें से कोई सा भी नाम हो सकता है, क्योंकि उनका पाचन नहीं होता। अगली चीज, उनका पाचन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इनकी संरचना पहले से क्या है, सरल है। अभी पढ़ा आपने कि पाचन होता क्या है, जटिल पोषक पदार्थ का किस में बदलना, सरल में बदलना। तो जटिल जो संरचना है वो इन्हीं की है। अगली चीज ध्यान रखनी है, पाचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एंजाइम की। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है कि भोजन को पचाने के लिए हमारे शरीर में किसकी आवश्यकता होती है। तो आपको उत्तर देना है एंजाइम की। और एंजाइम हमारे शरीर में ग्रंथियां बनाती हैं, पाचन ग्रंथियां। और एंजाइम इस अभिक्रिया में सिर्फ उपस्थिति जरूरी है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, जैव उत्प्रेरक। उसके बाद आगे ध्यान रखेंगे, ये जो जटिल पोषक पदार्थ हैं ये पाचन के बाद सरल में बदलते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट है ये पचने के बाद बदल जाता है ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद बदलेगा ग्लूकोज में। वसा का पाचन होने के बाद बनता है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। लास्ट है प्रोटीन पचने के बाद बदलते हैं अमीनो अम्ल में। ये सब सरल अणु बन गए। और ये सरल अणु जो हैं फिर हमारी छोटी आंत से किसमें अवशोषित होते हैं, रक्त में। तो छोटी आंत द्वारा जो है रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। जटिल जो पोषक पदार्थ है डायरेक्ट हमारा शरीर काम में नहीं ले सकता। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि कार्बोहाइड्रेट को पाचन के बाद किस रूप में अवशोषित किया जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद किसमें बदलेगा, ग्लूकोज में। तो इसमें पहला ऑप्शन है। इसी के अलावा और क्वेश्चन बन सकते हैं कि वसा पचने के बाद किसमें बदलता है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। प्रोटीन पचने के बाद किसमें बदलता है, अमीनो अम्ल में। इसी जो डायग्राम है इससे आपको, इस वर्गीकरण से आपको एक क्वेश्चन और बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो 3
प्रकार के अणु हैं, ये 3 प्रकार के पोषक पदार्थ हैं, इन्हीं से आपको ऊर्जा प्राप्त होती है। इधर वाले कभी भी ऊर्जा नहीं देते। हमारे भोजन में जो हमें ऊर्जा मिल रही है, काम करने के लिए एनर्जी मिल रही है, सबसे प्रथम स्रोत तो है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद है वसा, फिर कौन है, प्रोटीन। यहाँ क्वेश्चन और भी बनते हैं कि लंबी भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं तो आपको फिर शरीर को ऊर्जा किससे मिल रही है। तो लंबी भूख हड़ताल पे बैठ गए तो कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया शरीर का, वसा खत्म हो गया, लास्ट में शरीर के प्रोटीन खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तो अंत में आपको ऊर्जा कौन देता है, प्रोटीन, जबकि शुरुआती काम जो है ऊर्जा देने का किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का। इधर वाले जो हैं खनिज, लवण, विटामिन, रेशे और जल, इनसे कभी भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, इसके साथ आपको 5-7 क्वेश्चन जो हैं और करवा दिए गए। उसके बाद आगे देखिए, प्रोटीन पाचन के बाद किस रूप में शरीर में अवशोषित होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि 3 ही पोषक पदार्थ जो हैं उनका पाचन होता है। पहला जो था कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा और तीसरा है प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद किस में बदला, ग्लूकोज में। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होने के बाद ग्लूकोज में बदल रहा है। वसा का पाचन होने के बाद में किस में बदल रहा था, वसीय अम्ल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फैटी एसिड, और ग्लिसरॉल में 2 चीजें बन रही थी, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। प्रोटीन पचने के बाद किस में बदल रहा था, अमीनो अम्ल में। हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोटीन के पाचन के बाद में वह किस रूप में शरीर में अवशोषित होता है, तो उत्तर आएगा इसमें अमीनो अम्ल। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वसा का पाचन किस एंजाइम की सहायता से होता है। तो सबसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि भोजन को पचाने के लिए किसकी जरूरत होती है, एंजाइम की। ये क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार से आता है कि भोजन को पचाने के लिए हमारे शरीर में किसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन में लिखा होता है जल की, दूसरा लिखा होता है लवण, तीसरा लिखा होता है एंजाइम। तो यदि आपने नहीं पढ़ रखा है तो कई बार ये लगा देते हैं लवण की, है ना, भोजन को गलने के लिए किसकी जरूरत होगी, नमक की। तो यहाँ गलने की बात नहीं आ रही है, यहाँ बात कर रहे हैं पाचन की। पाचन का मतलब है जटिल पोषक पदार्थ को किस में बदलना, सरल में। और सरल में बदलने के लिए किसकी उपस्थिति चाहिए होती है, एंजाइम की। और एंजाइम हमारे शरीर के क्या हैं, जैव उत्प्रेरक हैं। और हमारे शरीर में ही पाचन ग्रंथियां होती हैं जो अलग अलग प्रकार के एंजाइम बनाती हैं। और सभी पोषक पदार्थों को पचाने के लिए अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। अब यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, कि वसा को पचाना है। तो वसा को पचाने के लिए, वसा का पाचन तो आपने समझ लिया कि वसा का पाचन का मतलब है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलना। लेकिन इसके लिए जो एंजाइम चाहिए उस एंजाइम का नाम है लाइपेस। क्या नाम है, लाइपेस। तो यहाँ लिखा हुआ है ये लिपेस। तीसरा वाला जो है आपको कहलाएगा, दूसरा इसमें ध्यान रखना है आपको कि वसा का पाचन डायरेक्ट नहीं होता। वसा के अणु जो हैं, वसा किस में मिलेगा, तेल, घी और चिकने पदार्थ जो हम खाते हैं उसमें हम कौन सा पोषक पदार्थ खा रहे हैं, वसा। वसा का पाचन अणु बहुत बड़े हैं, तो इसमें ध्यान रखेंगे। पाचन तंत्र में हम देखते हैं ये आमाशय, आमाशय के बाद में छोटी आंत। छोटी आंत जो है इससे एक ग्रंथि जुड़ी होती है, उस ग्रंथि का नाम है यकृत। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यकृत को ही हम इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। तो भोजन जो है वसा, वसा का पाचन ना तो मुख में हुआ है ना आमाशय में हुआ है, वसा कहाँ पहुंच गया, छोटी आंत में। अब छोटी आंत में ध्यान रखना है, इस यकृत से एक रस निकल के आता है जिसे कहते हैं पित्तरस। और ये पित्तरस यहाँ पे एक अंग और होता है जिसे हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर, या हिंदी में उसे कहा जाता है पित्ताशय। पित्ताशय या गॉल ब्लैडर का काम यही होता है कि यकृत से जो पित्तरस निकल रहा है उसको कहाँ स्टोर किया जाता है, गॉल ब्लैडर में। और जैसे जैसे जरूरत पड़ती है उसको कहाँ छोड़ा जाता है, छोटी आंत में। अब इस पित्तरस का काम क्या होता है, तो पित्तरस का काम यदि आप देखेंगे तो जो वसा के बड़े अणु हैं उनको पित्तरस छोटे अणु में बदलेगा। सरल अणु नहीं किए अभी, वसा के खाली टुकड़े काटे हैं, छोटे अणु में बदलेगा। जैसे ही छोटे अणु बनाएगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा। जैसे कि मान लीजिए ये एक अणु है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसके चारों ओर का पृष्ठ। और यदि इसके अणु छोटे छोटे बना दिए जाएं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब इस पृष्ठीय क्षेत्रफल, बढ़े हुए पृष्ठीय क्षेत्रफल पे ये लाइपेज एंजाइम आराम से काम करेगा और इन वसा के अणु को किस में बदल देगा, फैटी एसिड यानी वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देगा।
अब आपने देखा कि वसा का जो पाचन हुआ है उसमें कितने स्टेप हैं, 2 स्टेप हैं। पहली बात तो वसा का पाचन मुख में, आमाशय में, यहाँ कहीं नहीं हुआ है। वसा कहाँ पहुंचा, छोटी आंत में। छोटी आंत में यकृत से आया पित्तरस, पित्तरस ने वसा के छोटे टुकड़े किए। ये जो प्रक्रिया यहाँ पे हुई है, इस प्रक्रिया को छोटे अणु में बदलना, ये कहलाता है वसा का पायसीकरण। ये पाचन नहीं है, ये क्या कहलाता है, वसा का पायसीकरण। पायसीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, इसलिए इसे इमल्सीकरण भी कहा जाता है। इमल्सिफिकेशन यानी वसा का इमल्सिफिकेशन किसने किया, पित्तरस ने। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं होते, तो आप यहाँ ध्यान रखिए, यदि एंजाइम नहीं है तो पित्तरस पाचन का काम तो करेगा ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल शुरू में शर्त पड़ी थी कि भोजन को पचाने के लिए किसकी जरूरत होती है, एंजाइम की। तो पित्तरस में एंजाइम नहीं है, पित्तरस में पित्त लवण और पित्त वर्णक होते हैं। पित्तरस का काम होता है वसा का पायसीकरण करना, और पायसीकरण से जब छोटे अणु बन जाते हैं तब उसके बाद इस छोटी आंत के अंदर ये एंजाइम काम करता है जिसका नाम है लाइपेज। ये इसका पाचन करके किस में बदल देता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। उसके बाद आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, पाचन से बनने वाली फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का मुख्यतः अवशोषण कहाँ होता है। तो फिर ध्यान रखिए, ग्रास नली, आमाशय, उसके बाद अंग कौन सा आ रहा है, छोटी आंत। छोटी आंत के कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। छोटी आंत के क्वेश्चन देखिए, आहार नाल जो है मुख्य गुहिका से लेके, मुख्य गुहिका, फिर ग्रास नली, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत। छोटी आंत के बाद है बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद मलाशय और फिर गुदीय नली। तो यहाँ मुख्य गुहिका से लेके गुदीय नली तक ये जो पूरा पाइप है, इस पाइप को हम बोलते हैं आहार नाल। आहार नाल, या इंग्लिश में ये कहलाता है एलिमेंट्री कैनाल। इस एलिमेंट्री कैनाल में सबसे लंबा हिस्सा जो है वो किसका है, छोटी आंत का। छोटी आंत लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है, लेकिन इसका नाम छोटी आंत इसलिए रख रखा है क्योंकि इसका व्यास जो है वो कम है, डायामीटर कम है, मुंह छकड़ा है, इसलिए इसको छोटी आंत कह रखा है। बड़ी आंत को बड़ी आंत इसलिए कह रहे हैं, मुंह चौड़ा है जबकि लंबाई उसकी कम है। तो छोटी आंत के आप क्वेश्चंस देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन, पाचन तंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा, तो पाचन तंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, छोटी आंत, या लिखा जाएगा आहार नाल का सबसे बड़ा हिस्सा छोटी आंत। दूसरा इसमें ध्यान रखना है, पाचन की सर्वाधिक प्रक्रिया, सबसे ज्यादा पाचन का जो काम है वो कहाँ पे होता है, छोटी आंत में। क्योंकि जब आप पाचन तंत्र पढ़ेंगे तो इसमें देखा होगा मुख में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, जो हम खाने में स्टार्च यानी मंड खाते हैं, जैसे कि आप देखते होंगे आलू और चावल में जो सफेद पाउडर निकलता है जिसे हम मांड कहते हैं, या हिंदी में मंड कहा जाता है, इंग्लिश में इसे कहा जाता है स्टार्च। इसका पाचन हमारे मुख में शुरू हो जाता है। तो एक क्वेश्चन तो ये भी बनता है कि भोजन का पाचन जो है किस अंग में शुरू हो जाता है, मुख में। फिर उसके बाद भोजन आता है ग्रास नली में, ग्रास नली के अंदर कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। उसके बाद आगे देखिए, भोजन जो है कहाँ आएगा, आमाशय में। आमाशय में जो है प्रोटीन का पाचन होता है और दूध का पाचन होता है, रेनिन एंजाइम निकलता है इसमें। अभी तक हमारे इस आमाशय तक जो है वसा का पाचन नहीं हुआ है, और भी कई प्रोटीन, बाकी कार्बोहाइड्रेट सारे बचे हुए हैं, वो सब कुछ आके पाचन कहाँ होगा, छोटी आंत में। तो सबसे ज्यादा जो पाचन क्रिया है वो कहाँ होती है, छोटी आंत में। तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला की सबसे बड़ा हिस्सा बताइए, छोटी आंत। दूसरा बन गया सर्वाधिक पाचन क्रिया कहाँ होती है, छोटी आंत में। एक और ध्यान रखना है, पाचन पूर्ण भी यही हो जाता है, यानी पाचन कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद जो है अवशिष्ट पदार्थ जो है बड़ी आंत में जा रहे हैं, बड़ी आंत में कोई पाचन प्रक्रिया नहीं होती। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पाचन किस अंग तक समाप्त हो जाता है, छोटी आंत तक। अब पचा हुआ भोजन, अभी हमने पढ़ा था कि पचने का मतलब क्या था, कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस में बदल गए थे, ग्लूकोज में। वसा जो है वो बदल गया था वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन जो है किस में बदल गए थे, अमीनो अम्ल में। ये जो सरल अणु हैं, ये सरल अणु अब इस पाइप से किस में अवशोषित होंगे, रक्त में। रक्त जो है, रक्त परिसंचरण तंत्र इस पचे हुए भोजन को अवशोषित करेगा और पचे हुए भोजन को शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। तो यहाँ फिर क्वेश्चन बनता है कि पचे हुए भोजन का पूरा अवशोषण, कंप्लीट अवशोषण होता ही कहाँ से है, छोटी आंत से। छोटी आंत में जो इसकी दीवार है उसमें यहाँ पे इस तरीके से अंगुली टाइप
संरचना होती है और यहां से ये अवशोषित होते हैं, तो उस संरचना को बोलते हैं विली। तो इसमें ध्यान रखना है, संपूर्ण जो अवशोषण है पचे हुए भोजन का किस अंग से होता है? छोटी आंत से। अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है, यानी कौन सा शरीर का जो अंग है उस पचे हुए भोजन को खींच रहा है, तो कौन खींचता है? रक्त। तो अवशोषण तो रक्त के द्वारा, और कहां से होता है? छोटी आंत से। तो यहाँ क्या पूछा है कि पाचन से बनने वाले जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हैं, या आपसे पूछ लें कि पाचन से बनने वाला ग्लूकोज है या पाचन से बनने वाला अमीनो अम्ल है, इसका अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है? तो पूरा अवशोषण ही कहाँ होता है? छोटी आंत में। फिर आगे दिमाग में आता है कि बड़ी आंत फिर क्या करती है? बड़ी आंत में ना तो पाचन हो रहा है, क्योंकि पाचन कहाँ तक कंप्लीट हो चुका है? छोटी आंत तक। तो बड़ी आंत जो है सिर्फ इस अवशिष्ट पदार्थ के अंदर जो लवण और एक्स्ट्रा जल जा रहा है उसको अवशोषित कर लेती है, यानी वापस किस में खींच लेती है? रक्त में। तो इसमें जल और लवणों का जो अवशोषण है वो कहाँ होता है? बड़ी आंत में। यहाँ देखिए, इसमें आपका आंसर होगा छोटी आंत। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में सबसे पहले कौन सा पोषक तत्व टूटना शुरू होता है? तो अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब हम भोजन कर रहे हैं तो पाचन उसका कहाँ शुरू हो चुका है? मुख में शुरू हो चुका है। तभी कहा जाता है कि भोजन को जो है धीरे धीरे चबाकर खाना चाहिए। उसका कारण है हमारी जो लार होती है उस लार में एंजाइम पाए जाते हैं, और वो एंजाइम भोजन का पाचन शुरू कर देते हैं। लार में जो एंजाइम पाए जाते हैं, एक एंजाइम का नाम है टाइलिन। इस टाइलिन एंजाइम को दूसरा नाम भी देते हैं सेलिवरी एमाइलेज, और एक एंजाइम पाया जाता है लाइसोजाइम। यानी दो प्रकार के एंजाइम लार के अंदर हैं। और अभी पढ़ा था कि भोजन को पचाने के लिए किसकी जरूरत होती है? एंजाइम की। ये जो टाइलिन एंजाइम है यह सेलिवरी एमाइलेज है। सेलिवरी एमाइलेज इसका दूसरा नाम है, क्योंकि सलाइवा जो है किसको कहते हैं? लार को कहते हैं इंग्लिश में। इसका काम होता है स्टार्च का पाचन करना। स्टार्च हिंदी में कहलाता है मंड, स्थानीय भाषा में अपन बोल देते हैं मांड। और कुछ नहीं, ये आलू और चावल में जो सफेद पाउडर निकलता है वो है। तो उसका पाचन कहाँ शुरू हो चुका है? मुख में। अब स्टार्च या मंड की बात करें तो जो हमने पोषक पदार्थ पढ़े थे 7, जिसमें आपने इधर पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इस साइड थे खनिज लवण, जल, रेशे और विटामिन। तो इनमें से ये किस में वर्गीकृत किया जाएगा? तो स्टार्च या मंड जो है वो एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया कि मुख में जो है पाचन किसका होता है? पहला ऑप्शन आप ढूंढें कि स्टार्च मिलेगा, या फिर लिखा हुआ मिलेगा मंड या मांड। ठीक है, यदि ये नहीं मिले तो क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट स्वाद में अधिकतर मीठी होती है, तो इनको शर्करा भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मुख में पाचन किसका हो रहा है? तो शर्करा का। तो यहाँ देखा, पाचन क्रिया में सबसे पहले कौन सा पोषक पदार्थ टूटना शुरू होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले होता है। और कार्बोहाइड्रेट जो है पचाने के लिए या स्टार्च को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन या सेलिवरी अमाइलेज। एक एंजाइम और मिल रहा है जिसका नाम है लाइसोसाइम। लाइसोसाइम जो है इसका काम क्या होता है? यदि भोजन के अंदर जीवाणु उपस्थित हैं तो उनका भक्षण कर देता है। ये एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है, यानी जीवाणुओं को क्या करता है? नष्ट करता है, उनको खा जाता है। उसके बाद आगे देखिए, लार का और भी काम पूछा जाता है। तो लार का क्या काम है? ये भोजन को गीला और लसलसा बना देती है, जिससे भोजन को निगलने में क्या रहती है? आसानी रहती है। और एक कार्य आपने देखा कि लार में क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। और लार में एक ऐसा एंजाइम भी है जो जीवाणु को क्या कर रहा है? खत्म कर रहा है भोजन में, यदि जीवाणु है तो। कौन सा अंग बाइल या पित्रस बनाता है? यह भी देखा था आपने, ग्रास नली, आमाशय, फिर छोटी आंत। छोटी आंत में एक ग्रंथि रस डाल रही थी और उस ग्रंथि का नाम था यकृत। यकृत से निकलने वाला रस कौन सा था? पित्तरस। यकृत का इंग्लिश में नाम है लीवर, और इस पित्तरस का इंग्लिश में नाम है बाइल। बाइल जूस कहा जाता है। क्या क्वेश्चन देखा था कि पित्तरस में एंजाइम नहीं होते। तो पहला क्वेश्चन यहाँ एंजाइम नहीं होते, यहीं से पता चल गया कि पित्तरस पाचन का काम नहीं करता, क्योंकि पाचन का मतलब होता है जटिल पोषक पदार्थ जो है उसको किस में बदलना? सरल में बदलना।
पितरस एक अलग ही काम करता है, जो हमने पढ़ा था कि वसा के जो बड़े अणु हैं उनको छोटे टुकड़ों में काट के देता है, जिसे हम बोलते हैं वसा का पायसीकरण। पितरस क्या काम करके देता है? पायसीकरण, या नाम लिखा आ जाएगा इमल्सीकरण, क्योंकि पायसीकरण को इमल्सिफिकेशन भी कहा जाता है। आगे ध्यान रखना है, इसी छोटी आंत में एक ग्रंथि और रस डालती है, उस ग्रंथि का नाम है अग्नाशय। इस ग्रंथि का नाम है अग्नाशय। इसी अग्नाशय को इंग्लिश में बोलते हैं पेनक्रियास। ये पेनक्रियास भी अपना रस किस में डालती हैं? छोटी आंत में। लेकिन इससे निकलने वाला जो रस है वो पाचन करता है, इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। पूर्ण पाचक रस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें तीनों को पचाने वाले कितने पोषक पदार्थों का पाचन होता है? 3 का। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इन तीनों को पचाने वाले एंजाइम इस रस में होते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पोषक पदार्थ का पाचक रस कहा जाता है। आगे इसमें ध्यान रखिए, छोटी आंत में पाचन कंप्लीट हो जाता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण भी कंप्लीट कहाँ होता है? छोटी आंत में। बड़ी आंत में सिर्फ जल का अवशोषण होता है। तो यहाँ है कौन सा अंग बाइल रस या पित्तरस बनाता है? तो पित्तरस बनाने वाला कौन है? यकृत। और पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि यकृत के आगे एक संरचना है जिसका नाम है पित्ताशय, या इंग्लिश में बोला जाता है गॉल ब्लैडर। इसका काम होता है यकृत से निकलने वाले पित्तरस को क्या करना? संचित रखना। तो यहाँ लिख रखा है पित्ताशय। तो पित्ताशय पित्तरस बनाता नहीं है, इसको क्या करता है? स्टोर करके रखता है। अगला देखिए क्वेश्चन इसमें। अगला है प्रोटीन को तोड़ने वाला पहला एंजाइम जो है कौन सा है और ये कहाँ पे है? तो इसमें ध्यान रखिए, प्रोटीन का पाचन कैसे होता है? क्या पढ़ा आपने कि मुख में किसका पाचन हो रहा है? मुख में पाचन हो रहा था स्टार्च का। स्टार्च किसका प्रकार है? कार्बोहाइड्रेट का। फिर उसके बाद ग्रास नली में आए, ग्रास नली में कोई पाचन क्रिया नहीं होती। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है ग्रास नली में किसका पाचन होता है? अलग अलग नाम लिख के देंगे, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, प्रोटीन का, और लास्ट में ऑप्शन लिखा होगा इसमें कोई पाचन क्रिया नहीं होती। तो आपको लास्ट ऑप्शन ही बताना है। यह एक संवहन मार्ग का काम करती है जो भोजन को मुख्य गुहिका से लेके कहां तक पहुंचा देती है? आमाशय तक। अब देखिए इसमें आमाशय के अंदर जो जठर रस निकलता है, उस जठर रस में एक एंजाइम निकलता है। जठर रस, इसमें एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है पेप्सिन। ये पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन शुरू करता है। प्रोटीन का पाचन हमने पढ़ा कि प्रोटीन पचने के बाद किस में बदलते हैं? अमीनो अम्ल में। लेकिन ये डायरेक्ट अमीनो अम्ल में नहीं बदलते हैं, इसके भी 2-3 स्टेप हैं। पहले प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड में बदलेगा, पॉलीपेप्टाइड, फिर पेप्टाइड, और ये पेप्टाइड जो है ये किस में बदलेंगे? अमीनो अम्ल में। तो ध्यान रखिए, प्रोटीन पहले पॉलीपेप्टाइड में बदल रहा है, तो प्रोटीन पहले आमाशय में आया है। आमाशय में कौन सा एंजाइम है? पेप्सिन एंजाइम। ये पेप्सिन एंजाइम इसे पॉलीपेप्टाइड में बदल देगा। उसके बाद ये जो पेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड है, जब छोटी आंत में जाएंगे, तो छोटी आंत में अभी पढ़ा था यहाँ से अग्नाशय ग्रंथि से जो रस आ रहे हैं उसमें एंजाइम आते हैं जिनका नाम है ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन। ये जो एंजाइम है ये फिर इन पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड को किस में बदल देते हैं? अमीनो अम्ल में। यानी पूरा पाचन कहाँ कंप्लीट होता है? छोटी आंत में। लेकिन शुरुआत कहाँ हो चुकी है? आमाशय में। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रोटीन को तोड़ने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? तो प्रोटीन को तोड़ने वाला पहला एंजाइम जो है वो आमाशय में ही निकल रहा है और उसका नाम क्या है? पेप्सिन। लेकिन वह पूरी तरह पाचन नहीं कर पा रहा है, पहले किस में बदल रहा है? पॉलीपेप्टाइड में। फिर उसके बाद उसको अमीनो अम्ल तक बदलने के लिए और एंजाइम चाहिए जिनका नाम है क्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन। ये आपको कहाँ मिलेंगे? छोटी आंत के अंदर मिलेंगे। इसीलिए ये भी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा समय जो है पाचन के लिए किस पोषक पदार्थ को लगता है? तो सबसे ज्यादा समय पाचन में प्रोटीन को लगता है। तो प्रोटीन को तोड़ने वाला पहला एंजाइम है पेप्सिन, और ये एंजाइम कहाँ पाया जाता है? आमाशय में। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखिए आप, आमाशय में जठर रस निकला और उस जठर रस में पेप्सिन एंजाइम है। पेप्सिन एंजाइम किसका पाचन कर रहा है? प्रोटीन का। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है जो है अंडा, मांस वगैरह, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना है कि ये आमाशय की दीवार भी तो मांसल है, ये भी किसकी बनी हुई है? प्रोटीन की बनी हुई है।
अब पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन कर रहा है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य जो प्रोटीन खा रहा है उसका पाचन तो पेप्सिन कर जाता है, लेकिन आमाशय की दीवार जो है वो खुद किसकी बनी हुई है, प्रोटीन की बनी हुई है, उसका पाचन क्यों नहीं करता। तो उसके लिए आपको आंसर देना है, आमाशय की दीवार जो है, इस आमाशय की दीवार पे एक सुरक्षात्मक आवरण होता है, श्लेष्मा झिल्ली होती है, और ये श्लेष्मा झिल्ली जो है इस आमाशय की दीवार को कवर करके रखती है ताकि पेप्सिन एंजाइम इसको पचा ना जाए। लेकिन फिर भी कई बार पेप्सिन जो है इस आमाशय की दीवार यानी श्लेष्मा झिल्ली के हटने से वहां से यदि पचा जाता है तो आमाशय की दीवार पर घाव बन जाते हैं और उन्हें कहा जाता है अल्सर। और ये पेप्सिन एंजाइम द्वारा बनाए गए इन्हें कहा जाता है पेप्टिक अल्सर। यानी पेट के अंदर घाव होना वो क्या है, पेप्टिक अल्सर, क्योंकि पेप्सिन एंजाइम ने आमाशय की दीवार को पचा दिया है। और वैसे नॉर्मली आमाशय की दीवार को कौन सुरक्षित रखता है, श्लेष्मा झिल्ली या म्यूकस मेम्ब्रेन बोल दीजिए इसमें। उसके बाद आगे देखिए इसमें, तो क्वेश्चन यहाँ इस तरीके से बनता है कि मनुष्य मांस यदि खाता है तो उसका पाचन पेप्सिन एंजाइम कर रहा है, आमाशय की दीवार मांसल होने के बावजूद जो है पेप्सिन के अटैक से बची रहती है, उसका क्या कारण है, तो उसमें ध्यान रखेंगे आमाशय की दीवार पर एक सुरक्षात्मक आवरण बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है इसमें, पित्तरस वसा को कैसे पचाने में मदद करता है। यह भी हमने पढ़ा था कि वसा का पाचन भी जो है 2 स्टेप में होता है। वसा का पाचन बताया था कि वसा के अणु बहुत बड़े होते हैं, तो सबसे पहले वसा के जो बड़े अणु हैं उनको छोटे अणु में बदला जाता है। खाली अणु के टुकड़े किए हैं, जटिल को सरल में नहीं बदला है। ये काम कराता है पित्तरस जो कि यकृत से निकलता है। और बताया था पित्तरस में एंजाइम नहीं होते, यानी पाचन करेगा ही नहीं, और पाचन नहीं करेगा तो स्पेशल काम कर रहा था, उसे कहा जाता है पायसीकरण, यह नाम था इमल्सिफिकेशन। फिर ये वाले जो छोटे अणु हैं इनमें पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ चुका है, अब जो है एंजाइम बहुत आसानी से काम करेगा। उस एंजाइम का नाम था लाइपेज एंजाइम। और ये लाइपेज एंजाइम उसके बाद में वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल के देगा, यानी पाचन इस तरीके से कंप्लीट हुआ है। तो आपको पता चला पित्तरस ने क्या हेल्प की, पायसीकरण करा दिया, छोटे छोटे टुकड़े करा दिए। और पित्तरस कहाँ से निकल के आया है, यकृत से निकल के आया है। यकृत से निकल के कहाँ स्टोर होता है, पित्ताशय में स्टोर होता है। इंग्लिश नाम भी इनके ध्यान रखिए क्योंकि इंग्लिश वाले नाम हिंदी में लिख के आ सकते हैं। यकृत को बोला जाता है लीवर और पित्ताशय को बोला जाता है गॉल ब्लैडर। तो यहाँ देखा पित्तरस वसा को पचाने में मदद करता है। कैसे मदद करता है, अम्ल प्रदान करता है, एंजाइम प्रदान करता है। तो पित्तरस में एंजाइम तो होते ही नहीं है। वसा का इमल्सीकरण करता है, तो ध्यान रखिए ये तीसरा इसका ऑप्शन है। इमल्सीकरण का हिंदी नाम है पायसीकरण, ये इंग्लिश शब्द जो है उसी को ले लिया गया है। उसके बाद देखिए एमाइलेज किस प्रकार के पोषक तत्व को पचाने में सहायक होता है। इसमें ध्यान रखना है, हमने पढ़ा था कि लार जो है, लार में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जा रहे थे। एक एंजाइम का नाम था टाइलिन और दूसरा एंजाइम था लाइसोसाइम। यहाँ टाइलिन जो था इसका दूसरा नाम रख रहे थे सेलिवरी एमाइलेज, यानी लार में पाया जाने वाला एमाइलेज। इसके अलावा एमाइलेज एक जगह और पाया जाता है जो हमने पेनक्रियाज ग्रंथि पढ़ी थी, पेनक्रियाज ग्रंथि, या जिसका नाम था अग्नाशय। इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, ये हमारे शरीर की मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित का मतलब बहिस्रावी भी और अंतःस्रावी ग्रंथि भी है, जो हम अंतःस्रावी तंत्र में पढ़ेंगे। तो ये पेनक्रियाज जो है ये भी एमाइलेज निकालते हैं। 2 जगह से एमाइलेज आ रहा है। इन एमाइलेज का काम होता है कार्बोहाइड्रेट को पचाना, और कार्बोहाइड्रेट में भी कौन से प्रकार को पचाना, स्टार्च को। तो क्वेश्चन आए कि एमाइलेज किसके पाचन में सहायक होता है, तो पहले ढूंढिए स्टार्च। स्टार्च नहीं मिलता तो क्या लिखा जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। तो सलाइवा वाला जो एमाइलेज है वो स्टार्च को पचा रहा है, और एक एमाइलेज और निकल रहा है अग्नाशय से। आपको बताया था अग्नाशय से निकलने वाला रस किस में आता है, छोटी आंत में। और अग्नाशय से निकलने वाले रस को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण पाचक रस, क्योंकि तीनों पोषक पदार्थ को पचाने में ये सहायक होता है। तो यहाँ ध्यान रखना है एमाइलेज किसको पचाएगा, कार्बोहाइड्रेट को। वसा का हमने पढ़ाई था, वसा को पचाने वाला कौन सा एंजाइम था, लाइपेज। इस तरीके से एंजाइम के नाम याद रखने हैं। प्रोटीन को पचाने वाले 3 पढ़े, एक तो था पेप्सिन जो आमाशय में निकल जाता है, दूसरा था ट्रिप्सिन और तीसरा था काइमोट्रिप्सिन।
और एक चीज ध्यान रखनी है इसमें, ये 3 एंजाइम तो प्रोटीन के लिए थे, वसा के लिए कौन सा था, लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन सा था, एमाइलेज। अब ये देखिए क्या लिखा है, खनिज। अब हमने जो शुरू में सारणी बनाई थी उसमें याद रखो कि खनिज लवण जो है उसका पाचन होता है या नहीं होता है। तो 7 जो पोषक पदार्थ थे उसमें देखा था 3 इस साइड थे, बाकी 4 इस साइड लिखे थे। उन 4 का ना तो पाचन होता है, ना ही उनसे कभी ऊर्जा मिलती है। इस साइड जो 3 थे, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इन तीनों का ही पाचन होता है और ऊर्जा भी इन 3 से ही मिलती है। अब अगला है पाचन तंत्र का वह भाग जहां सभी प्रकार के पोषक तत्वों का पाचन पूरा हो जाता है। तो बिल्कुल शुरू में हमने क्वेश्चन ले लिया था, छोटी आंत के 5-6 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, पाचन तंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा या आहार नाल का सबसे बड़ा हिस्सा पूछा जाए, छोटी आंत। दूसरा था कि सर्वाधिक पाचन क्रिया कहाँ होती है, छोटी आंत में। तीसरा ध्यान रखना है इसमें, पचे हुए भोजन का अवशोषण और पूरा अवशोषण यही होता है। और एक क्वेश्चन और बनता है, पाचन पूर्ण कहाँ हो जाता है, कंप्लीट कहाँ हो जाता है, छोटी आंत में। बड़ी आंत में कोई पाचन क्रिया नहीं होती, सिर्फ जल का जो है पुनर्अवशोषण वहां पे हो रहा है, तो इसमें ध्यान रखिए। पाचन तंत्र का वह भाग जहां सभी प्रकार के पोषक तत्व का पाचन पूरा हो जाता है, तो वो कौन सा है, छोटी आंत। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे पोषक तत्व और पाचन से संबंधित। इसको थोड़ा सा रिपीट कर लीजिए, इसमें आपको कई जो डिटेल्स दी गई हैं उनसे कई क्वेश्चंस बनते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने क्या क्या देखा है, एक तो ये सारणी याद रखनी है, पहला यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, पोषक पदार्थ कितने प्रकार के खा रहे हो, 7 प्रकार के, दिमाग में रखिए। 3 इस साइड, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, बाकी उधर हैं खनिज लवण, विटामिन, जल और रेशे। फिर ध्यान रखना है इन 3 साइड जो इधर हैं उन्हीं का पाचन होता है। फिर पाचन की परिभाषा भी याद रखनी है कि क्या होता है पाचन। जटिल पोषक पदार्थ को सरल में बदलना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। ये 3 जटिल रूप में है, इनके सरल जो अणु है वो भी याद रखने हैं। कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद ग्लूकोज में बदलता है, वसा पचने के बाद वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन पचने के बाद अमीनो अम्ल में। ये जो 4 हैं इनका पाचन होता ही नहीं है, इसी रूप में हमारे शरीर में अवशोषित होते हैं। और जब आप चैप्टर पढ़ेंगे पूरा तो उसमें देखेंगे रेशों का हमारे शरीर में पाचन नहीं होता, न ही इनका अवशोषण होता है। अगला ध्यान रखेंगे, ऊर्जा की बात करें तो इन 3 से ही ऊर्जा मिलती है, इधर वालों से कभी ऊर्जा नहीं मिलती। उसके बाद आपको बताया था पाचन के लिए किसकी जरूरत होती है, एंजाइम की। बिना एंजाइम के पाचन नहीं होता। एंजाइम हमारे शरीर के जैव उत्प्रेरक हैं, और ये जो पाचन की प्रक्रिया चल रही है ये एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। बाकी चीजें आपने देख ली थी। फिर उसके बाद थोड़ी ये संरचना भी ध्यान रखनी है आपको। आमाशय के बाद आती है छोटी आंत। छोटी आंत के 5-6 क्वेश्चन बता दिए हैं, सबसे लंबा हिस्सा है, सर्वाधिक पाचन यहाँ हो रहा है, और पाचन कंप्लीट भी यहीं हो रहा है, पचे हुए भोजन का अवशोषण भी यहीं पे हो रहा है। बड़ी आंत सिर्फ किसका अवशोषण करती है, जल का अवशोषण करती है। छोटी आंत में 2 ग्रंथियां रस डाल रही हैं, वो भी याद रखना है, इधर से यकृत और उस साइड से कौन सी थी, अग्नाशय। यकृत से जो रस निकल रहा है पित्तरस, उसके बारे में कंप्लीट बता दिया आपको। ना तो इसमें एंजाइम है, ना ये पाचन करेगा, ये अलग ही काम करता है, जिसको बोलते हैं पायसीकरण। पाचन अलग होता है, पायसीकरण अलग होता है। सभी जो पोषक पदार्थ हैं उनको पचाने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए, उन एंजाइम के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से हैं, प्रोटीन को पचाने के लिए पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन सा है, एमाइलेज। ये एमाइलेज सलाइवा में भी निकलता है, यानी लार में, और आपका पेनक्रियास से भी। और वसा को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम है, लाइपेज। तो इसी तरीके से ये जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये आगे की क्लास में हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।